अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम से वाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज टॉप स्टोरीज है यूनान का जो हादसा हुआ है। 4 दिन बाद बिलाखिर हुकूमत जाग ही गई है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इंसानी स्मगलर्स का जो नेटवर्क है इस हवाले से कोई कुछ कर नहीं पाता है और ऐसा क्यों है, कुछ अहम सवाल उठाएंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। इसके बाद हुकूमती इत्तेहाद दिलचस्प खेल खेला जा रहा है, कुछ हल्की फुल्की ऑपोजिशन भी है, साथ साथ इत्तेहाद भी चल रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के दरमियान जो खिटपिट है नहीं, इस पर गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। आखिर में मजे हुकूमत वाले करने हैं लेकिन तकरीर ऑपोजिशन वाली करनी है। ये ख्वाजा आसिफ साहब की जो तकारीर हैं, ऐसे लगता है कि कोई हुकूमती वजीर नहीं, कोई ऑपोजिशन लीडर ऐसी तकारीर कर रहा होता है। कैसे, आपको बताएंगे प्रोग्राम के आखिरी से। में आगाज करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे यूनान में जो कश्ती का हादसा हुआ है उसकी। यूनान में इस तरह से जो तारकीन वतन है उनकी कश्ती पहली मर्तबा नहीं उल्टी है, और क्या ये आखिरी मर्तबा ऐसा वाकया होगा? चूंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमें मालूम है कि हुकूमत कितनी सीरियस है लोगों से डील करने के लिए, तो ये भी अश्योर कर दें कि ये आखिरी वाकया भी नहीं होगा। इस मुल्क के अंदर ये लोग अपना वतन छोड़कर क्यों जाते हैं? सबसे पहले तो ये सवाल उठता है क्योंकि कोई भी अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से अपना मुल्क, अपने प्यारे, अपने घर वाले, अपना गांव छोड़कर जाना नहीं चाहते। फिर दूसरा सवाल कि जो इंसानी स्मगलर्स हैं, इन लोगों को झांसा दे के 2 नंबर तरीके से मुल्क से बाहर लेकर जाते हैं, इन पे कोई हाथ डाला क्यों नहीं जाता? क्यों इन लोगों को गिरफ्तारी नहीं की जाती? जबकि अच्छी तरह ये लोग आइडेंटिफाइड भी हैं और सोशल मीडिया के ऊपर बेशुमार ऐसा मवाद, टिकटॉक के ऊपर खासतौर पे मौजूद है जो इन लोगों को आइडेंटिफाई भी करता है, बल्कि साथ साथ ग्लोरीफाई भी करता है, और इनको बड़े आसानी से टैकल किया जा सकता था लेकिन नहीं किया जाता। तीसरा आम सवाल, क्या रियासत और हुकूमती इदारों के अंदर बैठे लोग कहीं ना कहीं सहूलतकार हैं? ताकि इस पूरे प्रोसेस से क्या वो भी कोई ना कोई माली या फायदा उठाते हैं जिसकी वजह से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की नहीं जाती है? ये वो तमाम सवालात हैं जो इस इंसानी अलमिये के नतीजे में पैदा होते हैं, लेकिन हमें इसका जवाब कभी नहीं मिलेगा। ये जो वाकया हुआ है इसकी कुछ तफसीलात आपको बता दें कि 8 जून को रात के 2 बजे तारिकीन वतन की कश्ती ने लीबिया से इटली की तरफ अपने सफर का आगाज किया। हुकाम के मुताबिक 65 से 100 फुट लंबी कश्ती में मुमकिन तौर पर 750 अफराद सवार थे। 14 जून को एक कश्ती यूनान के करीब समंदर में हादसे का शिकार हुई। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक कश्ती ओवरलोडेड थी और खराबी का शिकार हो गई थी। कोस्ट गार्ड्स का कहना है कि एहलकारों ने महफूज फासला कायम रखते हुए कुछ देर के लिए रस्सी फेंकी थी। रस्सी कश्ती को रोकने के लिए नहीं बल्कि अपना तवाजन कायम रखते हुए तारकीन वतन की कश्ती तक महफूज तरीके से पहुंचने और मालूम करने के लिए थी कि किसी मदद की जरूरत तो नहीं है। कश्ती पर सवार जिंदा बच जाने वाले एक तारिक वतन ने बताया कि कोस्ट गार्ड्स के एहलकारों ने कश्ती को बाएं जानिब से रस्सी बांधी थी, जिसके बाद अचानक से कश्ती एक जानिब पलट गई थी। द गार्जियन न्यूज के मुताबिक कश्ती में सवार कम से कम 298 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए हैं, जिनमें से 135 का ताल्लुक कश्मीर से था। कश्ती के हालात पहले ही इस कदर मशकूक थे कि उसके डूबने से पहले ही इसमें ताज़ा पानी खत्म होने तक 6 अफराद जान की बाजी हार चुके थे। बच्चों और खवातीन समेत 500 से जायद अफराद की बड़ी तादाद अब तक लापता है। कोहराम मचा हुआ है गांव के गांव, जहां से ये लोग अपने रोजगार के तलाश के लिए मुल्क के बाहर जाते हैं। वहां पर सफ़े मातम बिछी हुई है। इनके जो प्यारे हैं, इनके जो घर वाले हैं, कर्ज उठाकर मुश्किल हालात के साथ पैसे जमा कर इनको मुल्क से बाहर भेजते हैं। उन पे क्या टूटी, क्या बीती, उन्हीं की ज़बानी सुनिए। मिल जाए डेड बॉडी होगी तो कोई दुनिया की शय नहीं लेंगे, सानू सिर्फ साडा बच्चा चाहिए। कैंटा को सानू टेलीफोन ते यही गल आंदा है कि 10 लाख रुपया और दो तां लाशा मंगा। बेटे के बकौल के लोग पड़े हुए हैं 2-3 साल से। उस जेट से रब्ता हुआ, मैंने कहा यार इसको भेज। मेरे तक सर गवर्नमेंट का कोई अदारा, कोई चीज मेरे तक नहीं पहुंची सर। यासर ने पैसे साढ़े को थोड़े जे वसूल किए हैं, यानी कि टोटल मेरी जी रकम है कुल मिला के 24 लाख रुपया है। $100 अलहदा उन्होंने उत्थे मंगवाया सी। किसी से 2 लिया, किसी से 1 लिया, 4 लाख रुपए का जेवर बेचा, घर मकान बेची, अपनी जेबें खाली करके उस जंट के हाथ में दे। राबता होने जदों पिछले जुमे बैठे ने ना शिप विच तो बाद नहीं रब्ता, उस वे मैसेज आया 3 लाख रुपया साढ़े नाल कीता है। मेरे बच्चे दे 5 बच्चे ने, दरखास्त है वजीर आजम अगे भी मेरे बच्चे नूं तलाश किया जाए। आपने सुन लिया, जेवर बेच के, अपने पेट पे लात मार के, पैसे जमा करके अपने प्यारों को मुल्क से बाहर भेजते हैं। और ये जो एजेंट्स हैं ये इनको 2 नंबर तरीके से मुख्तलिफ और रस्तों से ले जाकर यूरोप के अंदर ड्रॉप कर देते हैं।
ये तो हो गई पहली जर्नी जहां पैसे जमा करके उनको इस शिप तक पहुंचाना है। जिस शिप में या बोट में या कश्ती में ये बैठते हैं वहां से ही इनकी खौफनाक दास्तान जो है वो शुरू हो जाती है। ये जो पर्टिकुलर कश्ती थी, इसके अंदर जो लोग मौजूद थे उन्होंने बताया, और एक गार्जियन ने अपनी स्टोरी को छापा जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों के साथ वहीं से एक डिस्क्रिमिनेटरी सलूक शुरू हो जाता है, क्योंकि उनको उस जहाज के निचले वाले हिस्से में बिठाया जाता है जहां हवा आती है, वहां नामुनासिब पानी मिलता है, और अगर खुदा न खास्ता कश्ती कहीं डूबने का इम्कान हो तो ये लोग बिल्कुल ना बच पाएं और इनके सर्वाइवल का रेट बहुत कम हो, ये वहां पर उनके साथ ट्रीटमेंट की जाती है। जो बाकी शहरियत है, क्योंकि इसके अंदर इजिप्शियंस भी थे, सीरियंस भी थे, उनसे कदरे बेहतर सलूक किया जाता है। और इस बात के एक एनी शाहिद हैं जिन्होंने पूरी गुफ्तगू की और बताया कि किस तरह से दूसरे दर्जे के शहरियों का सलूक उस कश्ती के ऊपर ही शुरू हो जाता है। जरा सुनिए। जिन्हों रब ने जिंदगी देनी होवे, बिल्कुल जितना को जुल्म मिस्रियां ते सूरियां कीता ना पाकिस्तानियां ते किसी ने कीता। दूसरे दिन पानी खत्म हो गया, इन्ना को पंजवें दिन ही पानी है, इन्ना पानी नहीं तक जनरेटर दा पानी कट के रेडिएटर दा पानी कट के पींदे रहे ते समुंदर दा पानी पींदे रहे। ए जेड़ा सेक्शन है सारा मिस्री ते सूरी ने, ए सेक्शन जेड़ा सारा पाकिस्तान ये विच जांदा सी, सारा विच जांदा अंदर। ठीक है, इधर थल्ले बेसमेंट सी ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਸਮਝੋ ਉਹਦੇ ਚ ਔਰਤਾਂ ਵਗੈਰਾ ਸਨ ਤੇ ਬੱਚੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਕੈਬਨ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕੇ ਅਸਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੁਝ ਡੱਕੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਮਗਰ ਉਹ ਕੈਬਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥਾਣਾ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਕੁਝ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। दफ्तर खारजा का इस पर रद्दअमल आया। उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की पहचान हो जाए, उनकी शनाख्त हो जाए। 12 पाकिस्तानियों के हवाले से उन्होंने एक ठोस फिगर दिया कि उनको एटलीस्ट बचा लिया गया। हमारा सफारत खाना इस यूनान के हुकाम के साथ राब्ते में भी है। वहाँ पर पाकिस्तानी जो लोग रिकवर हुए हैं, जो कि इस वक्त जिंदा सलामत मौजूद हैं, वो उनमें से 12 पाकिस्तानियों की तस्दीक की जा चुकी है। कुछ लोगों की अमवात की खबर है, यूनानी हुकाम ने बताया है, लेकिन उसमें से अभी तक ये नहीं बताया जा सकता कि कौन किस शहरियत के हामिल हैं लोग। हमने भी जो उन पाकिस्तानियों को दरख्वास्त की है जिनको शक है कि उनके कोई रिश्तेदार शायद इसमें मौजूद हों, उनको भी दरख्वास्त की है कि वो अपने डीएनए भिजवा दें ताकि हम उसको मैच कर सकें। 4 दिन बाद जब पब्लिक सेंटिमेंट बहुत ज्यादा इस हवाले से जाग गया, लोगों में गुस्सा बढ़ गया, तो हुकूमत पाकिस्तान भी जाग गई है। आज वजीर आजम पाकिस्तान ने 4 दिन बाद इस वाकये का नोटिस लेते हुए क्या किया है, एक कमेटी बनाई है पाकिस्तान के अंदर। ये किसी से बात ढकी छुपी नहीं है कि किसी काम को अगर ना करना हो या उसको आपने बार बार उलझाना हो तो आप एक कमेटी बना दिया करते हैं। तो एक 4 रुकनी कमेटी तहकीकाती जो है इस मामले में भी कायम कर दी गई है। और FIA ने पाकिस्तानी नौजवानों को गैर कानूनी तरीके से यूरोप भेजने वाले जो नौजवान कुछ हैं एजेंट्स, उनको पकड़ भी लिया है। उनसे तफ्तीश भी इस वक्त जारी की जा रही है। जो कुछ एजेंट्स हैं इनका ताल्लुक कहीं गुजरात से, मंडी बहाउद्दीन और गुजरांवाला से है। ये कोई आज रियासत को पता चला है कि ये लोग नौजवानों को 2 नंबर तरीके से बाहर भेज रहे थे, बिल्कुल नहीं। तो ये जो बिल्कुल कॉस्मेटिक मेजर्स होते हैं जिसपे जब कोई हादसा होता है उसके बाद ऊपर से सबको पकड़ो और हटो बचो की जो फिलॉसफी के तहत शुरू में कार्रवाइयां करते हैं, देखते हैं इनमें से कितने लोगों को आप मंतकी अंजाम तक सजाओं में पहुंचाते हैं, क्योंकि पहली मर्तबा नहीं हुआ है। इससे पहले आपको याद होगा कि फरवरी 28, 2023 था, एक और कश्ती उल्टी थी और उस वक्त पाकिस्तान की एक मारूफ खिलाड़ी शाहिदा रजा तुर्की से इटली जाने वाली कश्ती में सवार थी और एक कश्ती समंदर पहाड़ से टकराकर टूट गई थी और जिसके सबब 200 से ज्यादा तारिकीन वतन डूबकर जान भाग हुए थे। उनमें तकरीबन 40 पाकिस्तानी भी थे, जिनसे बेशतर का ताल्लुक गुजरात से बताया जाता था। उस वक्त क्या किया आपने? उस वक्त भी ये मामला जब इंटरनेशनली तमाम अखबारात में कवर हुआ तब भी हुकूमत ने कुछ नहीं किया। हम इंतजार करते हैं कि डेथ टोल बढ़े, मजीद बढ़े और फिर कुछ इस नंबर पे जाके हिट करे कि तब हमारा कलेक्टिव कॉन्शियस जागे और फिर हमें कमेटियां बनाने शुरू कर दें। और ऐसा ही हुआ, लेकिन हमसे बहुत बेहतर है जी ये ग्रीस और यूरोप के अवाम। उन्होंने गुज़श्ता 48 घंटों से ही वहां पे एक एहतजाज जारी किया हुआ है और वो लोग आवाज उठा रहे हैं उन लोगों के लिए, उन तारिकीन वतन के लिए, उन इमिग्रेंट्स के लिए जिनको इन कश्तियों में आना पड़ता है और वाकई जो है वो
और पानी के साथ जब थपेड़ों से लड़ते हुए उनकी कश्ती उलट जाती है तो फिर वो बच के घर नहीं जाते। तो हमसे बहुत पहले उनका कॉन्शियस जो है अपनी हुकूमत से सवालात पूछ रहा है, लेकिन हम अपनी हुकूमत से उस तरह से सवालात या जानना नहीं चाहते या इसके जवाब इतने भयानक हैं कि हमें सवाल पूछते हुए भी डर लगता है। हमारे साथ मौजूद हैं जी इस वक्त आमिर भट्ट साहब, रिपोर्टर बाय न्यूज के गुजरात से, क्योंकि गुजरात से बड़ी तादाद में वहां पे लोगों के जो प्यारे थे वो इस कश्ती के ऊपर मौजूद थे। सरदार रजा साहब मुजफ्फराबाद से हमारे साथ मौजूद है। ये दोनों इलाके हैं जहां से बड़ी तादाद में जो फैमिलीज के जो लोग थे इन कश्तियों पर मौजूद थे। मैं आपसे आगाज करती हूं आमिर भट्ट साहब। सर, गुजरात जो है वहां से तो बड़ी तशवीशनाक खबरें हैं। जो मेरी कुछ लोगों से बात हुई कि गांव में ऐसे घर हैं जहां पे इकट्ठे कलेक्टिवली कोहराम मचा। जी बिल्कुल इसी तरह हुआ है कि आज जब मैं एक गांव गोलेकी में गया तो वहां पर बड़ा अजीब सा वाकया पेश आया था कि एक ही गांव के 7 नौजवान वहां पर इस हादसा में लापता हुए हैं, बल्कि एक ही मोहल्ले के एक ही गली के 4 नौजवान जो बचपन में उन्होंने गुजारा, बचपन में ही जवान हुए। एक उसमें शादीशुदा भी था जिसके 3 बच्चे थे, 2 उसकी बेटियां, एक बेटा है, तो वो भी उसमें हादसा का शिकार हो गया। इसी तरह अगर थाना डिंगा का इलाका है, एक नूर जमात, वहां पर एक ही इलाके के 11 नौजवान इस हादसा में जान बचे। और ये तो बड़ा अफसोस का बात तो ये है कि हम उनको ये भी नहीं बता सकते कि आपके प्यारे इस दुनिया में अब नहीं रहे। उनको भी लोग सोशल मीडिया पर बता रहे हैं कि कोई दिलासा दे रहा है, कोई कह रहा है कि जी इस तरह को हो गया है, हमने वहां पर उनसे बात की है, जबकि बड़ा क्लियर ये बातें हो चुकी है कि 12 जो अपराध थे जिनको रेस्क्यू किया गया, जिनमें 2 जो गुजरात के रहायशी थे। लेकिन आमिर साहब ये पहली दफा तो नहीं हुआ, ये गुजरात और इस पूरे इलाके से सर लोग जाते, ये मसला क्या है? क्या ये जो एजेंट्स हैं, ये जो स्मगलर्स हैं, ये क्या इनकी पुष्टपनाही ताकतवर हलकों की तरफ से है, इस वजह से रोका नहीं जाता, या सप्लाई और डिमांड इतनी ज्यादा है कि नौजवान इतनी बड़ी तादाद में जाना चाहते हैं कि कोई कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि ये लोग मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, वो कोई भी रास्ता ढूंढते हैं, उनको ये रास्ता मिलता है तो फिर वो इसके जरिए मुल्क से बाहर चले जाते हैं। ये क्यों कोई रोक क्यों नहीं पा रहे? और आज का मसला नहीं है कि ये हुकूमत का मसला नहीं है, ये तो हमें मालूम है जी, ये तो कई दहाइयों से ये मसला है। पहली बात तो मारिया ये है कि गुजरात एक पाकिस्तान का वाहिद जिला है जिसकी सबसे ज्यादा तादाद जो है गुजरात और मंडी बहावलदीन की ओवरसीज है, और सबसे ज्यादा लोग जो है जो गुजरात और मंडी बहावलदीन, सराय आलमगीर, इस इलाके के लोग जो है वो यूरोप में मुकीम है। ये वैसे भी जब गांव में जो लोग होते हैं, जब बच्चे जवान होते हैं तो देखते हैं कि फलां का लड़का बाहर गया था, वो इतना अमीर हो गया, उसने बड़ी कोठी ले ली, बड़ा घर बना लिया, बड़ी गाड़ी ले ली। तो ये जेंट उनकी मजबूरियों का, उनकी ख्वाहिशात का बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से। हुकूमत को जो इसके रोकने वाले अदारे हैं, FIA, उनको भी सब पता है। देखें जी, जब सब पता है, सबको सब पता है ये। हमारी बात यह है कि जब चोर को चोरी पता हो कि मुझे पकड़ना किसी ने नहीं, जब मैं पकड़ा जाऊंगा तो मुझे चंद हजार रुपए में मैंने छूट जाना है, तो उसको क्या जरूरत है कि वो किसी से डरे? बिल्कुल दिन दनाते हुए सारी दुनिया को पता है, सारे गुजरात के लोगों को, तमाम ट्रांसपोर्टरों को पता है कि गुजरात से जो कोयटा के लिए बस चलती है उसमें रोजाना की तादाद में 5 से 10 लड़के जो डंकी लगाने के लिए ईरान के रास्ते वो इस बस में जनरल बस स्टैंड से बैठते हैं। क्या गुजरात की पुलिस को नहीं पता? क्या FIA को नहीं पता? रेलवे स्टेशन से निकलते हैं, मुख्तलिफ पॉइंटों से निकलते हैं, कभी कोई लाला मूसा से गाड़ियां पकड़ते हैं, कोई खारियां से पकड़ते हैं, कोई सरायलमगीर से पकड़ते हैं। और अगर रोकना चाहे तो रोक सकते हैं। हमारे साथ ही रहिए, सरदार रजा साहब हमारे साथ मौजूद है। कश्मीर से भी जो है, जो बहुत बड़ा कैजुअलिटी रेट है, वो नौजवान कोई 130 के करीब कश्मीर से थे। दिस इज वेरी डिस्टर्बिंग। सरदार साहब, वहां पर क्या इस वक्त सूरत हाल है? कुछ एजेंट्स पकड़ तो रहे हैं, लेकिन ये तो सबको मालूम है इलाके में कि भाई कौन एजेंट है, कौन जो है 2 नंबर तरीके से, कौन लीगल तरीके से मुल्क से बाहर लेकर जा रहा है, लेकिन ये फिर भी ऑपरेट करते हैं। इन रोकने वाला कोई नहीं है। कोई हादसा होता है, कुछ दिनों के लिए शोर होगा, फिर दोबारा ये नेटवर्क फाल हो जाएगा। ये बिल्कुल मारिया, आजाद कश्मीर में बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई से तंग आकर आजाद कश्मीर के पढ़े लिखे नौजवान जो हैं उनकी बड़ी तादाद गैर कानूनी तरीके से मुख्तलिफ एजेंट्स के जरिए जो है वो यूनान के रास्ते यूरोप का रुख कर रहे हैं। और ये कोई आज का सिलसिला नहीं है, बल्कि आजाद कश्मीर से काफी अरसे से इंसानी स्मगलिंग का ये काम जो है वो जारी है। गुज़श्ता साल ही अगर आप ले लें तो उसके दादोशुमार कोई 500 या 1000 के करीब नौजवान जो है वो इसी तरीके से यूरोप पहुंचने में कामयाब हुए हैं। और जिन्हें देखा देखी सऊदी अरब और UAE से हमारे जो नौजवान अपनी जॉब छोड़कर यहाँ वापस आए हैं और फिर उन्होंने ये गैर कानूनी तरीका
इस्तेमाल करके उसकी तगोदो में जो लगे रहे और यूरोप जाने की उन्होंने कोशिश की है। और हमारे ज़राए के मुताबिक अभी नौजवानों की एक बड़ी खेप जो है वो अभी मौजूद है, जिसने अगली कश्ती में बैठ के जो है वो यूनान की तरफ जो वो सफर करना था। और पुलिस ज़राए के मुताबिक इस वक्त 28 के करीब नौजवान जिनका तल्लुक खूल जट्टा के नवाई इलाका बंडली से बताया गया, और वो एक ही जो है वो एक ही खानदान और एक ही इलाके के लोग हैं। और इनमें 6 अफराद जो है उन्हें तो बचा लिया गया था, 22 अफराद अभी तक लापता है जिनकी तलाश जारी है। और ज़राए के मुताबिक 10 के करीब एजेंट्स जो है वो आज़ाद कश्मीर से गिरफ्तार किए गए हैं। ताहम जिस तरह आपने ये बात की, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें कुछ से बासर अफराद इस भयानक खेल में जो है भयानक बिजनेस में जो वो शामिल हैं, और उनकी पुष्टपनाही में ये मामला हो रहा है। और आज भी मैं आपको बताऊं कि जर्नलिस्ट को वहां पे जाने की इजाजत नहीं दी गई, और कल भी रोका गया वहां पे, और मालूमात इकट्ठी नहीं करने दी गई। ताहम इस हवाले से आजाद कश्मीर भर में इस वक्त सोग का आलम है, और हर घर में इस वक्त मातम है। और ये जो कमेटी बनी है, बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का, ये जो कमेटी बनी है ये बिल्कुल कार्रवाई है, बिकॉज हुकूमत को भी मालूम है, इंतजामिया को भी मालूम है, सबको मालूम है कि ये धंधा इंसानी स्मगलिंग का कौन कर रहा है। लेकिन अगर उनको रोकना होता तो रोकने के 100 तरीके हैं। अभी हमने 9 मई के बाद देखा कि जब रियासत ने किसी पे हाथ डालना होता है तो वो किस तरह से तमाम जराए को इस्तेमाल करके उन पे हाथ डालती है। जियो फेंसिंग होती है, जो भी उनके पास तमाम रस्ते होते हैं उसके जरिए अगर किसी को पकड़ना हो तो पकड़ा जा सकता है। अगर ये नेटवर्क इतना दीदा दलेरी से थ्रू आउट ऑपरेट कर रहा है तो उसका एक ही मतलब है कि इनको कोई रोकना नहीं चाहता, और इनके इस पूरे फाल कारोबार के नतीजे में बहुत सारे लोगों की मुट्ठी गर्म होती है, और बहुत सारे बासर अफराद की पुशमनाही से ही इस मुल्क में ये काम होता है। ये जो 350-400 नौजवान जो है हर साल इस हादसे का शिकार होते हैं, तो वो तो अर्जा जाने हैं, वो चली गई, फिर कुछ दिन बाद ये सब गम भूल जाएंगे, लेकिन वो कारोबार चलता रहेगा और फिर हम अगले हादसे का इंतजार करते रहेंगे। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। मुल्क के अंदर अपोजिशन तो हो ही रही है, हुकूमत में इत्तेहाद भी साथ है, ये माजरा क्या है इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है उसमें बहुत सारे इत्तेहादी हैं। जाहिर सी बात है ये एक गैर फितरी इत्तेहाद है, क्योंकि नजरियाती तौर पे और मुख्तलिफ जो स्टाइल ऑफ गवर्नेंस है इस हवाले से वैसे भी एक दूसरे के मुखालिफ रहे हैं, और अब लगता है कि बज़ाहिर इलेक्शन के जितने हम करीब आ रहे हैं वो क्रैक्स मजीद हमें नजर आएंगे। सबसे पहले तो जो बजट के ऊपर PMLN ने बजट पेश किया वो पूरी विफाक की काबीना की तौसीक के बाद पेश हुआ। शहबाज साहब ने कहा कि इसहाक डार साहब को काम करने दे, लेकिन उसके अगले दिन हमें देखा बिलावल भुट्टो साहब ने एक जलसे में जाकर क्रिटिसाइज कर दिया उसी विफाकी बजट को जो उनकी पूरी कैबिनेट ने इकट्ठे अप्रूव किया था। जरा ये सुनिए। लोग इसहाक डार साहब की टांगे खींचने के लिए बातें कर रहे हैं, दिन रात मेहनत हो रही है, पागलों की तरह सेहत उन्होंने अपनी खराब कर ली, उनके ऊपर बातें की जाएं। वजीर आजम साहब का नियत पे मेरा कोई शक नहीं है, उनकी टीम में वो जो लोग हैं उनसे वजीर आजम को हिसाब लेना चाहिए। तो ये मुमकिन नहीं है कि वजीर आजम कोई और बात करे और बजट में कोई और बात लिखा हो। हमारे जो एतराज है इस बजट पे जल्द ही डार साहब हमारे एतराजात को वो दूर करेंगे। कराची का इलेक्शन हो या कश्मीर का इलेक्शन, खुलकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज अब बार बार ये कह रही है कि वहां पर गड़बड़ की गई है। राना सनाउल्लाह साहब ने तो ठप्पों का लफ्ज इस्तेमाल किया। तलाल चौधरी साहब ने कल कहा कि इस तरह के इलेक्शन नहीं होने चाहिए जैसे कि कराची में हुए। ही वाज हिंटिंग एट दिस के वहां पर कोई ना कोई इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर गड़बड़ हुई है, धांधली हुई है। ये PMLN उनके अपने इत्तेहादी अब इन पर इल्जाम लगा रहे हैं। देखिए, बिलावल साहब का चैलेंज हमें कबूल है, लेकिन ये इलेक्शन बाग की तरह का नहीं होना चाहिए। इलेक्शन मेयर कराची की तरह का नहीं होना चाहिए। इलेक्शन वो होना चाहिए जिसपे कोई उंगली और कोई सवाल ना उठे। आजाद कश्मीर के मामलात जो हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर जो है ना वो देखती है। कमरुज़्ज़मान कायरा साहब मेरे पास आए, ठीक, और उन्होंने मुझे कहा कि जी ये रेंजेस वाली बात जो है ना ये दुरुस्त नहीं है। तो मामला ये है कि मैं इस बात को इंश्योर करता हूँ कि ये ठप्पा सिस्टम नहीं होगा, ये ठप्पे को हम ठप देंगे। जी बिल्कुल। आप देखें, मामला ये है कि एक सीट से फर्क वहाँ पे क्या पड़ना है, लेकिन ये मामला जो है ये कायरा साहब के लिए जो है वो बायसे तशवीश होना चाहिए।
नदीम अफजल चंद साहब ने ARY से कल गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो एक पार्टी की अंदरूनी मीटिंग में उन्होंने मशवरा दिया था कि PMLN के साथ नहीं, पंजाब के अंदर PTI के साथ इत्तेहाद करना चाहिए। ये उन्होंने जब ये बात कही थी तो गालिबन किसी को बुरी लगी और उसके बाद वो समझते हैं कि उनका खानदान भी जेरे अताब आ गया। चंद साहब ने क्या कहा, सुनिए। कुछ दिन पहले मैं पार्टी की मीटिंग थी तो मैंने तो कहा था कि शायद PTI का और पीपल्स पार्टी का अगर इत्तेहाद हो जाए तो पंजाब में हमें ज्यादा फायदा होगा बजाय नून लीग का इत्तेहादी बनने के। तो शायद वो भी मैंने जो एक राय दी थी पार्टी के अंदर बैठ के, हर चीज बग्ड होती है, हर चीज सुनने वाले सुन रहे होते हैं, तो शायद हुकूमत वक्त को वो चीज भी गवारा ना की होने चाहिए इलेक्शन। पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश है होने चाहिए और दूसरी जमातों की इत्तेहादी जमातों की ख्वाहिश है कि ना हो। पंजाब में ब्यूरोक्रेसी सारी नून की है। मोहसिन नकवी साहब कोई बेबस है, कोई तकड़े वज़ीर आला नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट नून की है ना, फेडरल गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेसी का नेक्सस है। नदीम अफजल चंद साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद है प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया चंद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। इस वक्त तो बातें हो रही है कि अगले सेटअप में भी पीपल्स पार्टी PMLN किसी न किसी तरीके से PDM जो भी इत्तेहाद है, चले पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा नहीं है, लेकिन जो भी इस इत्तेहाद के होते हुए ही कोई आगे मंजरनामे में इकट्ठे काम करेंगे, ऐसे में आप तजवीज दे रहे थे कि PTI जो है उसके साथ इत्तेहाद करना चाहिए। ये वैसे इसके पीछे सोच क्या थी? क्या वहां पे लोगों का मूड ऐसा है, वोटर का अपने टेम्परामेंट देखकर ये मशवरा दिया? पंजाब के अंदर तो आपकी PMLN के साथ चल रही है ठीक ठाक काम। देखिए मारिया, हमारी पार्टी में एक डेमोक्रेटिक तरीके से डिस्कशन होती है हमेशा हर पॉइंट पे। तो मेरे ख्याल में सारे लोगों की अपनी अपनी राय होती है और अल्टीमेटली जो पार्टी का फैसला होता है वही सबका फैसला होता है, उसमें कोई फर्द वाहिद की राय अहमियत नहीं रखती। लेकिन इस वक्त मैं समझता हूँ कि जो है पार्टी की इत्तेहादी हम चल रहे हैं, लेकिन पंजाब के हवाले से मैं तो ज्यादा पंजाब को क्योंकि हम फोकस करते हैं और पंजाब में हमारे स्टेक ज्यादा है, हम पंजाब के लोग। तो पंजाब में एक लंबे अरसे तक नून लीग की हुकूमत रही है और ब्यूरोक्रेसी का भी असर रसूख जो है वो पंजाब में मुस्लिम लीग नवाज का ज्यादा है। दरमियान में कुछ दिन PTI आई या मुशर्रफ के दौर में भी जो लोग आए, चौधरी परवेज लाई या दूसरे, वो मुस्लिम लीगी माइंड सेट के लोग थे और तकरीबन एक ही एकेडमी के, एक ही स्कूल ऑफ थॉट के वो लोग थे, पुराना तसलसल था। दरमियान में थोड़ा सा वोट को इज्जत दे वाला फार्मूला आया, वक्ती तौर पर वो भी खत्म हो गया। तो इस वक्त जो हमारा पीपल्स पार्टी का एक नजरियाती कारकुन है, जो नजरिया है, जो एक सोच है, उसका एक जो क्लैश है वो मुस्लिम लीगी वोटर से ज्यादा है इस वक्त बनिस्बत। दूसरा जो एंटी वोट है, एंटी वोट में लेफ्ट का वोट भी है, प्रोग्रेसिव वोट भी है, कुछ PTI का नौजवान तबका है जो पढ़ा लिखा ओवरसीज तबका भी एक है। तो देखिए, अगर ये वाइस चांसलर्स को गालियां दें या ओवरसीज को बुरा भला कहें, तो पीपल्स पार्टी तो वो जमात है जिसने सबसे पहले ओवरसीज को ओवरसीज बनाया। लेकिन चंद साहब, प्रॉब्लम क्या है? जो PML वालों से हम बात करें वो कहते हैं जी इकोनॉमी के ऊपर गालियां हम खा रहे हैं, PMशिप भी हमारे पास है, इसके अलावा जो उसका पूरा बोझ है पंजाब के अंदर वो तो वोट का आगे जाहिर सी बात है इनकम्बेंसी का वो तो PMLN ने उठाना है, पीपल्स पार्टी ने तो इसमें बहुत ज्यादा गेन किया। अब इस वक्त पे आके आप लग रहा है उनसे जान छुड़वा रहे हैं कि भाई ये भी सारा कुछ इनके ऊपर डाल दें। नहीं, कोई जान छुड़वाने वाली ऐसी बात नहीं है, ऐसी सोच कोई डिस्कस भी नहीं कभी हुई जान छुड़वाने वाली। एक पॉलिटिकल डिबेट है ना, हम अपने हमारे मैनिफेस्टो है, अपने नजरिए। हमने इलेक्शन में जाना है तो हमने पब्लिक को आइंदा का एक फ्रेमवर्क देना है। हम चाहते हैं कि इदारों को इस्तेमाल ना किया जाए, इदारों को लड़ाई ना करवाई जाए। उनकी सोच इसके बारे में और है, उनको मर्जी की हर चीज चाहिए। पीपल्स पार्टी ने कभी आज तक कभी नहीं कहा कि चीफ जस्टिस हमारा लगे या वो तुम्हारा या हमारा। पीपल्स पार्टी तो जुडिशरी की विक्टिम रही है। ये लोग तो इनकी लड़ाई अब इस वक्त पंजाब में लड़ाई तख्ते पंजाब की क्यों हो रही है कि कोई कहता है अदलिया आपके साथ है, कोई कहता है अदलिया हमारे साथ है। ये इन दो तबकों की लड़ाई है, दो सोचों की लड़ाई है। हम तो उस सोच के रखवाले हैं जो इस वक्त 52% एक नौजवान तबका है जो जेन्युइनली चाहता है कि सियासत एक साफ सुथरी हो, एक रूल ऑफ लॉ हो, एक नजरिए के तहत हो। कता नजर वो किस पार्टी के साथ है, देखिए हम उस तबके को भी एड्रेस करना है। और वो तबका वो है जिसकी मेजॉरिटी पेरेंट्स, दादा, नाना वो कभी पीपल्स पार्टी में लोग थे। उनकी सोच पीपल्स, उन्होंने ज़ियाउल हक का, उनके पेरेंट्स ने, ग्रैंड पेरेंट्स ने ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ देखा, वो सोचते बर्दाश्त की। वो सोच उनके घरों में थोड़ी थोड़ी उनकी दीवारों से वो खुशबू आती है एंटी ज़ियाउल हकिज़्म जो है।
تو پیپلز پارٹی تو سوچ کی وارث ہے. لیکن چند صاحب مجھے سمجھ ابھی بھی نہیں آ رہی. دیکھیے پی ٹی آئی کا تو اس وقت خود مستقبل بڑا پی ٹی آئی کی میں بات نہیں کر رہا, میں ایک اپنے نوجوان طبقے نہیں سر, جو اتحاد کی آپ نے بات کی کہ ہمیں پی ایم ایل این کے ساتھ نہیں پی ٹی آئی کے ساتھ کرنا, پی ٹی آئی کی تو بڑے ابھی خود مشکلات ہے. پتہ نہیں وہ ان کے جو چیئرمین ہیں وہ الیکشن لڑے نہ لڑے, کینڈیڈیٹ کھڑے ہوں نہ کھڑے ہوں. میں کہتا ہوں, میں تو دیکھیں میری ایک رائے ہے نا, رائے غلط ہو سکتی ہے. میں کہتا ہوں چارٹر آف ڈیموکریسی کو ساری جماعتوں کو شامل کرنا چاہیے. کچھ چیزیں ہیں جو ملک کو آگے لے کے چلیں گی. جو شہید بی بی اور میاں صاحب نے جو چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تھا, یہ کچھ صرف 2 جماعتوں کا چارٹر آف ڈیموکریسی نہیں تھا. بی بی کا نظریہ یہ نہیں تھا. بی بی کا نظریہ تھا سیاست میں عدم مداخلت ہو, سیاست میں ایک دوسرے کو ایک حد سے آگے گالی گلوچ, یہ ٹارچر, یہ وکٹمائزیشن یہ نہ ہو, جوڈیشل ریفارمز ہوں, ہم ہر کسی کو اس کی آئینی اسمبلی کی آئینی مدت پوری ہو, لوگوں کو دیکھیں جمہوریت مضبوط ہو. یہ اس کی مت, اس کا مائنڈ سیٹ یہ تھا شہید بی بی کا. تو ہم تو اس سوچ کو لے کے آگے چلنا چاہتے ہیں سر. لیکن اب تو اب وہ سوچ کہاں رہی, اب تو لوگوں کے گھروں تک پہنچ کے ان کے والد صاحب وغیرہ, آپ کے حماد وغیرہ سارا کچھ. دیکھیں یہ غلط ہو رہا ہے. اگر سمجھا جا رہا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے تو اس کو ہم نے ٹھیک بھی تو ہم پولیٹیکل لوگوں نے کرنا ہے نا. ہماری ڈیوٹی ہے, ہماری ذمہ داری ہے اس کو ٹھیک کرنا, ہماری ذمہ داری ہے ان چیزوں کو ایڈریس کرنا, اس کو پازیٹیو وے میں لے کے چلنا, تاکہ آنے والی نسلیں, آنے والے ادوار, آنے والا الیکشن ان چیزوں سے ذرا ہٹ کے ہو. ہم اداروں کے پیچھے کب تک چھپتے رہیں گے؟ ہم یہ دیکھیں, ہم یہ تو نہیں ہے کہ ہم لوگ اداروں کو گالیاں دیں اور موجیں سیاسی لوگ یا ایک جماعت موجیں کرے یا ایک جماعت بینیفیشری ہو جائے. سر بینیفیشری تو پیپلز پارٹی بھی ہے جان, ہر طریقے سے. دیکھیں پیپلز پارٹی اس لحاظ سے بینیفیشری نہیں ہے. بینیفیشری میجر بینیفیشری دیکھیں نا. سر ابھی چیئرمین نادرا لگ جائے گا, موسٹ پروبلی چیئرمین پی سی بی بھی آپ کا لگ جائے, پنجاب کا سی ایم آپ لوگوں کا زرداری صاحب کے بچے, سر اور کیا بینیفیشری ہے سر؟ دیکھیں یہ آپ کی ایک رائے ہے, میں آپ کی رائے سے اتفاق نہیں ماریا کرتا. یہ آپ کی ایک رائے ہو سکتی ہے, آپ کا سوال کا ایک انداز ہو سکتا ہے. بینیفیشری دیکھیں پرائم منسٹر شپ کس کے پاس ہے اس وقت, میجر کس کا نظریہ ڈرائیو ہو رہا ہے, اکانومی کی بات ہے. سر کابینہ کا نظریہ, کابینہ میں پیپلز پارٹی بھی ہے. کابینہ سے توثیق ہوتی ہے سر. نہیں دیکھیں میری بات سنیں نا, یہ بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے, لیکن تنخواہوں کے معاملے میں پیپلز پارٹی کہتی ہے 50% تنخواہیں بڑھائیں, وہ نہیں بڑھائی جاتی. ملازمین کی 35%. پیپلز پارٹی پہلے دن سے کہتی تھی کہ گندم کی قیمت دیکھیں نا, جب پہلا دور بھی تھا جب پی ٹی آئی نہیں مانتی تھی تو پیپلز پارٹی کہتی تھی کہ گندم کی قیمت آپ اتنی کریں کہ تاکہ اپنا کسان کاشتکار کرے اور ہم فوڈ سیکورٹی سے نکلیں. فوڈ سیکورٹی پہ سوائے پیپلز پارٹی کی کس جماعت کا بیان ہے؟ تو یہ بنیادی چیزیں اس ملک کو کرائسس کیا ہے. سر تو یہ اتحاد کب تک چلے گا؟ بیکاز ابھی جب پچھلے سال ووٹ آف کانفیڈنس لیا, نو کانفیڈنس کے بعد, تو پھر تو یہ تھا کہ آگے ساتھ مل کے, یہ الیکشن موڈ میں تو نہیں داخل ہو رہے کہ الیکشن سے پہلے ظاہر سی بات ہے چھوٹی بہت. خیال میں یہ مہینہ 1.5 مہینہ جو اتحاد ہے یہ چلے گا. دوسرا نون لیگ پنجاب میں تو سپیس ہی نہیں دے رہی پیپلز پارٹی کے ورکر کو یا پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو یا سوچ کو. آپ پنجاب میں آئے نا, پنجاب میں اضلاع میں بیوروکریسی کو کیا ہدایات ہیں. اب اس وقت بظاہر تو نگران حکومت ہے لیکن فیڈرل گورنمنٹ پہ صوبہ چلا رہی ہے. سر محسن نقوی صاحب کے ساتھ تعلقات تو آپ کی جماعت کے بھی ٹھیک ہے. مسئلہ نقوی صاحب ہمارے مہربان ہیں, ہمارے بھائی ہیں, ہمارے بہت اچھے تعلق ہیں, بہت اچھا آدمی ہے, محنتی آدمی ہے, آنےسٹ آدمی ہے. لیکن بات سنیں, فیڈرل گورنمنٹ چلا رہی ہے صوبہ. پرائم منسٹر تو سر پھر یہ انتخابات فری اینڈ فیئر کیسے ہوں گے اگر ایک صوبہ ہی وہ وفاق سے چل رہا ہے؟ مجھے ایک دن بتا دیں کہ پرائم منسٹر صاحب نے لاہور میں یا پنجاب میں آ کے پیپلز پارٹی کے لوگوں سے کسی میٹنگ میں ملاقات کی ہو, کبھی فیڈرل بیوروکریسی نے کبھی پیپلز پارٹی کے لوگوں کو آن بورڈ لیا ہو, کسی ورکر کو آن بورڈ لیا ہو, کسی چلو پیپلز پارٹی چھوڑ لیں, آپ کاف لیگ ہی لے لیں, چودھری شجاعت صاحب کی پارٹی لے لیں, آپ جے یو آئی لے لیں, پنجاب میں جے یو آئی بھی ہے. دیکھیں یہ اس طرح اتحاد تو نہیں چلتے ہوتے نا. نورانی صاحب کی پارٹی ہے, ان کو ہی لے لیں. تو سر 1.5 مہینے آپ نے کہا یہ مزید چلے گا اتحاد, پھر کیا ہوگا؟ پھر تو اپنا الیکشن ہوگا نا, ہم آزاد ہیں, ہم پھر پابند بھی نہیں ہوں گے. جب گورنمنٹ ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد تو ہم پابند بھی نہیں ہوں گے. تقریریں کیا کریں گے سر کہ بجٹ میں وہ پچھلی حکومت نے ایسا کیا, لیکن بجٹ میں تو ساتھ ساتھ آپ کے وزراء بھی, تو تقریریں کیا؟ میں بڑی انٹرسٹڈ ہوں جاننے میں کہ اگلے کیمپین کے اندر تقریریں کیا کریں گے آپ لوگ اپنے جلسوں میں, کیمپین کا بیانیہ کیا چلائیں گے؟ دیکھیں تقریریں بالکل ہم کریں گے, ہم اپنا مینیفیسٹو دیں گے. ہماری کل بلاول صاحب نے بڑی ٹھیک لائن لی ہے کہ ہماری جنگ غربت, بے روزگاری, مہنگائی سے ہے. ہماری جنگ کسی جماعت سے نہیں ہے. ہم اس ملک میں سوات پہ جھنڈا لہرانے والی پارٹی ہیں. ہم اس ملک میں انتہا پسندی کے
खिलाफ हैं, जमहूरियत की रखवाली करने वाले लोग हैं। तो हम अपना प्लान देंगे लोगों को और प्लान अपना खुल के देंगे। सर, आपकी स्पेस कहीं इस्तेकाम पार्टी को तो नहीं मिल गई, कहीं ये भी तो नहीं पीपल्स पार्टी को तशवीर? मैं कहता हूँ पॉलिटिकल लोग अपनी अपनी स्पेस लेते हैं, इस्तेकाम हो या अदम इस्तेकाम हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे ख्याल में हमारी अपना एक नजरिया है, अपनी एक सोच है। पीपल्स पार्टी लेफ्ट की प्रोग्रेसिव पार्टी है और इसकी जो बुनियादी चीजें हैं वो किसी दूसरी पार्टी ने अगर फॉलो करनी है तो मोस्ट वेलकम, अदरवाइज कुछ नहीं, आसान नहीं होती। और इस वक्त देखना यह है कि हमारी सोच जो नौजवान तबका है पंजाब का, जिसको इस वक्त एक पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर्स को उसके लीडर लावारस छोड़ के भागे हुए हैं, हमने उस वर्कर को भी देखना है, हमने उसको भी एड्रेस करना है। सही, बहुत हमने उसका वारस भी बनना है, हमने उसका रखवाला भी बनना है, हमने उसको। चलिए, बेसिकली सर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो स्पेस निकलेगी, मेरा ख्याल है आप रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं उसमें आपकी जगह मजीद मजबूत हो जाए पंजाब में। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ नदीम अफजल चंद साहब मौजूद थे। ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे तो फिर हमारा कंक्लूडिंग नोट होगा, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब हैं तो हुकूमती वजीर लेकिन तकारीर ऐसे करते हैं जैसे अपोजिशन में हो। कैसे, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। वेलकम बैक। बात करें ख्वाजा आसिफ साहब की तो उनकी तकारीर होती है अपोजिशन वाली, लेकिन है वो वफाकी वजीर। गुज़श्ता हफ्ते उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर एक धुआंधार तकरीर कर दी और किसी को नहीं बख्शा, चाहे वो यूनिवर्सिटीज के चांसलर्स हों, वाइस चांसलर्स हो, चाहे वो अदलिया हो, किसी भी वॉक ऑफ लाइफ से ताल्लुक रखने वाले तमाम लोगों में पाकिस्तानी मुआशरे में क्या खराबी है उन्होंने सबको आइडेंटिफाई कर दिया और बाद में फिर उनको काफी माफियां भी मांगनी पड़ी। आगाज करते हैं यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स के हवाले से ख्वाजा साहब ने क्या कहा, जरा ये सुनिए। ऐसी यूनिवर्सिटियां जहां पे वाइस चांसलर टेन्योर पूरी कर चुके हैं और फिर स्टे लेके फिर बैठे हुए हैं वहां पे, और वो तनख्वाह से मुनाफा नहीं ले रहे, वो यूनिवर्सिटीज के फंड खा रहे हैं। तो अब गवर्नमेंट में है, मतलब चेंज करें सारे रूल्स, बदलें इन चीजों को। असेंबली में ऐसा लग रहा है जैसे अपोजिशन लीडर जो है वो हुकूमत से इस्तदा कर रहा है कि वो ऐसा करें। बहरहाल इनके अपने इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस पर एतराज किया। नफीसा शाह साहिबा ने एक ट्वीट की, उन्होंने कहा कि जो हद अमेज गुफ्तगू है इसके नताइज बहुत संगीन होंगे। इस तरह का पहले भी बयान जब एक साबिक वफाकी वजीर ने पायलट्स की वजह से दिया था तो उस वक्त PIA और मुल्क को नुकसान हुआ था, तो ख्वाजा साहब का यह बयान मुनासिब नहीं है। फिर ख्वाजा साहब को अपने इन अल्फाज पे माजरत करनी पड़ी थी। मैं गैर मुनासिब लफ्ज़ था असातिज़ा के बारे में इस्तेमाल करना, और मैं उसके लिए माजरत खा भी हूँ। दूसरी बात जो भी तकरीर में ख्वाजा साहब ने किया, शराफियत से मुताल्लिक एलीट को प्रोटोकॉल दिया जाता है, एलीट कैप्चर है, उन्हें बहुत सारी मराद दी जाती है, बिल्कुल ठीक आइडेंटिफाई किया। लेकिन अगेन ऐसा लग रहा है जैसे वो अपोजिशन की तकरीर कर रहे हैं, वो हुकूमती वजीर है, कुछ करते क्यों नहीं इसके हवाले से। ख्वाजा साहब ने एलीट को प्रोटेक्ट करने के हवाले से क्या बात की, जरा सुनिए। जिस मुल्क में जो है हजारों अरबों रुपए की चोरी हो रही हो रेवेन्यू के अंदर, वो कहां से हम बजट पेश करेंगे। पिछले 4 साल इस एलीट को प्रोटेक्ट किया जाता रहा है। आप चले जाए कोसार मार्केट, वहां पे दुकानें चेक करें, पाकिस्तान के गरीबों के लिए तो वहां पे कोई चीज नहीं पड़ी हुई। डिपार्टमेंटल स्टोर वहां पे पाकिस्तान की, और उन पे कोई टैक्स नहीं है। बातें बातें बातें, क्योंकि जब अपने दौरे हुकूमत में ख्वाजा साहब की अपनी गवर्नमेंट जो है 2018 में एक टैक्स एमनेस्टी स्कीम देती है। किसको देती है जी? ये अमीरों को देती है ताकि वो अपने काले धन को सफेद कर सकें। 2013 से 2018 के दरमियान शुगर मिल्स मालिकान को जो सब्सिडीज दी जाती है ये भी ख्वाजा साहब की हुकूमत में दी जाती है। किसको प्रोटेक्ट करने के लिए? एलीट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये तकारीर किस लिए कर रहे हैं जबकि आपके अपने एक्शंस बिल्कुल इसके खिलाफ हैं। इसके बाद जी ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी धमकी लगा दी ख्वाजा आसिफ साहब ने और बड़े ही ज्यादा हद तक अमेज अल्फाज इस्तेमाल किए। क्या कहा, जरा ये सुनिए। बाहर लोग बैठे हुए हैं अंग्रेजी बोलने वाले, वो कहते हैं हम रेमिटेंस बंद कर देंगे। जो यहां पे लाशें दफन करने आते हैं अपने बड़ों की जायदादें बेच के वापस चले जाते हैं। इतने शेमलेस लोग हैं। एक तरफ ख्वाजा साहब ऑफेंड कर रहे हैं ओवरसीज पाकिस्तानीज को, दूसरी तरफ वजीर आजम साहब उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। इसके बाद एक ट्विटर स्पेस कर रहे हैं। एहसन इकबाल साहब आज के दिन इसीलिए कर रहे हैं जी ताकि ओवरसीज पाकिस्तानियों को ऑन बोर्ड लिया जाए। लेकिन ख्वाजा साहब ने जो जुबान इस्तेमाल की, बहरहाल उसका उनको बाद में काफी नुकसान भी हुआ, उनको उन पर तनकीद भी हुई। आम आदमी के लिए क्या कानून होते हैं जी, इसके बारे में ख्वाजा साहब ने बताया कि उनके लिए कोई कवानीन नहीं है। जरा ये भी सुन लीजिए। लेकिन दिन दिहाड़े जो अमीर आदमी जो है उसके लिए कोई कानून नहीं है, जो कोई कायदा नहीं है, उसके लिए कानून जो है उनमें तरमीमें की जाती हैं और आम आदमी को जो है जेल में डाल दिया जाता है। 5-5 हजार 10-10 हजार के लिए लोग जो है 6-6 महीने, साल 2-2 साल जो है वो कैद रहते हैं।
ठीक कह रहे हैं ख्वाजा साहब, नैब की तरमीम करनी हो ओवरनाइट हो जाती हैं, ना अहलियां इनकी मुद्दत कम करनी हो ये भी पार्लियामेंट के अंदर हो जाता है, ये तमाम कानून साजी हो जाती है। जरा पार्लियामेंट के रिकॉर्ड से निकाल कर देखिए कि लोगों की वेल बीइंग के लिए क्या कानून साजी की गई है। ख्वाजा साहब हुकूमत में है, ऑपोजिशन में नहीं है, तो इस तरह की तकारीर करके एटलीस्ट लोगों को ये जो परसेप्शन देना चाहते हैं कि आप बेबस हैं, ऐसा है नहीं, हुकूमत के पास बड़े इख्तियारात होते हैं अगर नीयत हो। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।